हेलो। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो भाई बच्चों? कैसे हो? एकदम ललन टॉन, एकदम बढ़िया तरीके से स्वस्थ मस्त व्यस्त होंगे। तो भैया स्वागत है तुम्हारा अपने फ्री चैनल यूट्यूब चैनल एडुट्यूब पे, जहाँ पे हम भाई सीए सीएमएस और इनके लॉ और ऑडिट अभी फिलहाल कवर कर रहे हैं। तो वेलकम बैक। ओके। तो पिछले क्लास में मैंने कुछ चीजें आपको अपडेट की थी कि किस तरीके से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, पेरेटो एनालिसिस। होप सो आपने देख लिया हो, नहीं देखा हो तो देख लेना बच्चों। ओके। और अगर अच्छा लगे तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। ठीक है। सो नेक्स्ट है कि नेचर स्कोप और ऑडिट फर्स्ट चैप्टर। देखो बच्चों, मैं पहले एक बार फिर क्लियर कर देना चाह रही हूँ। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, दैट इफ यू थिंक दैट स्टडी फ्रॉम द स्टडी मटेरियल इज नॉट वर्किंग आउट, तो यू शुड, बिकॉज स्टडी मटेरियल में बहुत सारी चीजें नई चेंजेस हैं, बहुत सारा चेंजेस है। ठीक है, मतलब बहुत सारा इन द सेंस एक चैप्टर में नहीं है, कुछ चीजों में नई चीज आई है, कुछ चीजें एक्सक्लूड हुई हैं। तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं नेचर उसका। ठीक है। तो नेचर स्कोप ऑफ द ऑडिट का पार्ट 2 करने वाले हैं। ओके। आप सबके पास अपने नोट्स होंगे। जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है, नेक्स्ट क्लास से मैं आपको बाय हैंड रिटन नोट्स भी बनवा के दूंगी, और आपके पास मार्केट में इजीली बहुत ज्यादा एडुकेटर्स की बुक्स वगैरह इजीली अवेलेबल हैं। ठीक है। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि एडुकेटर्स की बुक्स लेने से पहले, इवन तुम अगर मेरी भी बुक परचेस करते हो, तो लेने से पहले भैया तुम लोग अपना स्टडी मटेरियल पे गो थ्रू हो जाना। इसलिए जो क्लासेस हैं वो मैं स्टडी मटेरियल से ले रही हूँ। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन यस, स्टडी मटेरियल की आपके पास अगर डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप लोग एमसीक्यूज को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। भैया इंस्टीट्यूट ने साफ साफ शब्दों में बोल रखा है कि आप लोगों को स्टडी मटेरियल में से पढ़ना है। और एक चीज बेटा, स्टडी मटेरियल में इस बार जो एग्जांपल्स आए हैं वो रिवाइज्ड एग्जांपल्स हैं, रिवाइज्ड इलिस्ट्रेशंस हैं और रिवाइज्ड क्वेश्चन है। सो यू शुड गो थ्रू। यस, इट्स अ मस्ट। आपको इलिस्ट्रेशन और गो थ्रू पे जाना ही है। तो भैया ये बहुत हुई बातें। अब थोड़ा सा जब मैं टॉपिक्स आपको इंक्लूड करूंगी तो मैं आपको बताती रहूंगी कौन से टॉपिक्स में थोड़ा चेंजेस है। जो नवंबर वाले बच्चे हैं वो अपना पुराना स्टडी मटेरियल पढ़ पढ़ के बोर हो गए होंगे, तो उनका क्वेश्चन है मैम स्टडी मटेरियल, तो बेटा ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने डाउनलोड कर लेना है इंस्टीट्यूट की साइट से। ठीक है। तो जिन बच्चों का न्यू सिलेबस वाले बच्चे, उनके पास ब्लैक एंड व्हाइट स्टडी मटेरियल आया होगा, लेकिन जब आप डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन तो आपको इस ब्लू व्हाइट में मिलेगा। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा स्टडी मटेरियल कौन सा है, मेरा स्टडी मटेरियल कौन सा नहीं है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, चलिए स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ द ऑडिट। दैट्स इट इज इम्पॉर्टेंट। भैया इसके अंदर है ना, इंस्टीट्यूट ने थोड़ा हेरा फेरी की है, कुछ चीजें नई इंक्लूड की है, कुछ चीजें पुरानी इंक्लूड की है। तो इसके अंदर आपके थोड़ी सी नई चीजें इंक्लूड है। नई चीज क्या इंक्लूड है बच्चों पार्टी इसके अंदर? के स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब दो चीजें होती हैं। एक होता है विद इन व्हाट फॉल्स अंडर द स्कोप ऑफ ऑडिट, और व्हाट डजंट फॉल अंडर द स्कोप ऑफ ऑडिट। तो सबसे पहले क्या है भैया, ऑडिट की डेफिनेशन क्या होता है? ऑडिट की डेफिनेशन है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन इन विच द ऑडिटर इज एक्सप्रेस एन ओपिनियन। मैं फिर से आपको कीवर्ड्स हर क्लास में आपको मैं बता रही हूँ। एक्सप्रेस एन ओपिनियन क्या करता है? एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ठीक है, एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो भैया ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अब उस ऑडिट के दायरे के अंदर क्या चीज आती है? अब बच्चे सोचेंगे उस ऑडिट के दायरे के अंदर ये नहीं है कि आप कहीं भी इंटरफेयर कर सकते हैं। तो भैया स्कोप ऑफ ऑडिट में बच्चा पार्टी जो फर्स्ट पॉइंट है, इट्स कवर 3 पॉइंट्स। ठीक है, स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर 3 पॉइंट्स सबके कवर होते हैं। अब बच्चे सोच रहे होंगे मैम कौन कौन से 3 पॉइंट्स कवर होते हैं? तो भैया इंस्टीट्यूट ने बड़ी ब्यूटीफुली दे रखा है, आप यहां से भी पढ़ सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी। लेकिन बेटा इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे साफ चीज बोल रखी है कि कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है आपका? Audit of financial statement should be organized adequately to cover all aspects of country relevant to the financial statement being audited। अब भैया all aspects of identity का मतलब ये नहीं है ऑडिटर भैया दो लोगों की लड़ाई हो रही है या भैया किसी का अफेयर चल रहा है उसके अंदर बीच में कूद पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ, ये नहीं हो, ये नहीं। साफ साफ लिखा है रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये इस पॉइंट का कीवर्ड है, अगर आप ये लिख के नहीं आ सकते तो इट्स नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर। तो भैया इट इज रेलेवेंट फॉर द की ऑडिट, रेलेवेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और आपकी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। अब देखो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट में 2 साल पहले ये क्वेश्चन आया था भैया कि एक ऑडिटर को ऑडिट का टाइम करते हुए उसने देखा कि चाइल्ड लेबर वहां पे लगी हुई है। अब भैया आप बोलेंगे कि मैम ये चाइल्ड लेबर तो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में भैया इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ऑडिटर को इससे क्या मतलब?
बेटा इससे ऑडिटर को क्या मतलब है, मैं बताती हूँ भैया। अगर आप चाइल्ड लेबर एक्ट में बच्चों को कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स डिपेंड अपॉन देयर वर्क, अगर वो हजार्डियस वर्क है जैसे कि कुछ मेकिंग है, ठीक है, आप उसमें एक बच्चों को लगाते हैं, जैसे ग्लास मेकिंग है, कप मेकिंग है, ठीक है, और बच्चों को लगाते हैं, और आपके खिलाफ कोई चाइल्ड लेबर एक्ट के हिसाब से आपके अंदर आप पे कोई कंप्लेंट करता है, तो मिनिमम फाइन आपको 1 करोड़ का देना पड़ेगा, मैक्सिमम भैया वो आपकी का ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो कहने को तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कवर नहीं है भैया, तो ऑडिटर को क्यों इस चीज में इंटरफेयर करना है भैया। ऑडिटर करेगा कि देखो आज तुम लोगों के ऊपर ये तुम्हारे लिए नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर किसी ने तुम पे कंप्लेंट कर दी तो तुम्हारे पे 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा, विच इज पोटेंशियली बीइंग इन फ्यूचर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो भैया वो क्या बन जाएगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उससे तुम्हारा शेयर प्राइसेस डाउन हो सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेस्टीज, बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन। उससे तुम्हारा क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तुम्हारे एम्प्लॉइज पे इफेक्ट पड़ सकता है, बहुत सारी चीजें। यानी कि आप देखिए एक नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि लॉ की कंप्लायंस है, बहुत बच्चे पूछते हैं ऑडिट में लॉ की कंप्लायंस कैसे होती है, ऐसे लॉ की कंप्लायंस होती है, ठीक है। उसके इफेक्ट से भैया तुम्हारे पे फाइन पेनल्टी लगेगी, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली तुम पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम्हारे शेयर प्राइसेस, ईपीएस कम हो जाएगा, तुम्हारी प्रेस्टीज कम हो जाएगी, तुम्हारे शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स, और तुम पे लॉट्स ऑफ फाइन एंड पेनल्टीज भी लग सकती है। तो समझ में आया फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट ऑडिट स्कोप में कवरेज ऑफ ऑल आइडेंटिटी, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटी। बेटा सेकंड कवरेज क्या है, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी। बेटा रिलायबिलिटी का मतलब होता है भरोसा, हाउ योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट, ठीक है। एंड सफिशिएंटी, सफिशिएंस मतलब सफिशिएंसी का मतलब होता है अब सफिशिएंसी का मतलब होता है कि भैया जो पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन लिखी है, क्या पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में परचेज दे रखी है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, वो सफिशिएंट है भी या नहीं। फॉर एग्जांपल भैया auditor should evaluate that whatever the financial information is given to him by the management, just like bills है, vouchers है, are they reliable, are they sufficient or not। but auditor का sufficiency and reliability, this is all based upon the auditor judgment, this is based upon the auditor judgment as per their assessment, as per their study, right। इसलिए बेटा कहते हैं कि भैया पढ़ लिया करो हर चीज को, सिर्फ ऑडिट काम नहीं आएगा, ऑडिट मतलब सब चीज पढ़ा करो, तो उसको कुल मिला के ऑडिट करना है आपको। क्लियर हो गया, तो भैया ये अंडरलाइन कर लेना अपने मॉड्यूल के अंदर। नेक्स्ट पार्ट, तो दो एस्पेक्ट, तीन स्कोप ऑफ ऑडिट समझ में आया, कवरेज ऑफ ऑल आइडेंटिटी एस्पेक्ट्स एंड रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। थर्ड थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन चीख चीख के कहता है, क्या कहता है भैया, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। भैया आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं की है, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, व्हाट इज द इम्पैक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल नंबर्स, आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज चूज की है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क आप चूज करें, दैट यू हैव टू सपोज टू गिव। सो दिस इज द थ्री थिंग्स दैट फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। भैया ऑडिट हर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि घर के झगड़े में भी पार्ट लेके कूद पड़ोगे घमासान में। तो भैया साफ साफ इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है तुम्हारा कि तुम भैया ऑडिटर हो, तो तुम्हें बेसिकली तीन चीज करनी है। क्या चीज करनी है, तो स्कोप ऑफ ऑडिट में तीन चीज इंक्लूड होती है बेटा। तो स्कोप ऑफ ऑडिट में सबसे पहले कवरेज ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सबसे पहले कवरेज होता है कि भैया सारी चीजों का कवरेज है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हर एक एस्पेक्ट कवर होना चाहिए, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। दूसरा जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी रिलायबल एंड सफिशिएंट, दैट शुड बी रिलायबल एंड सफिशिएंट। तीसरा प्रॉपर डिस्क्लोजर, ओके। और उसके बाद जो मेन थिंग है, you have to express an opinion on the basis of above three scopes। भैया तुम अपने इस तीन स्कोप के बेसिस पे ही अपना एक ओपिनियन प्रेजेंट करोगे, और ओपिनियन हमेशा जज गारंटी नहीं दोगे, डिसीजन नहीं दोगे, तो कोई डिसीजन, तुम जज नहीं हो, तुमने जजमेंट लगा दी, डिसीजन दे दिया। यू शुड गिव एन ओपिनियन, बिकॉज मेरी ओपिनियन के हिसाब से हो सकता है मेरी ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट हिसाब से अलग चीज डिस्क्राइब हो रही हो, आपके ऑडिट एविडेंसेस, आप भी ऑडिटर हो तो अलग चीज डिस्क्राइब हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फर्रे से पास हुई हूँ और मतलब तुम बिल्कुल याद करके पास हुआ है, हम सब दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट इट्स आवर ओपिनियन, राइट। एंड यू नीड टू गिव अ प्रॉपर एक्सपोजर देना है आपको, डिस्कशन देना है। तो भैया तीन चीज क्लियर हो गई कि व्हाट स्कोप इंक्लूड्स कवरेज ऑफ ऑल aspects of the financial statement which are relevant for the financial statement। second क्या है, reliability and sufficiency। third is a proper disclosure and fourth one is an expression opinion। now भैया अब तो बात हुई कि ये चीज
मैम इंक्लूड हुई है स्कोप में। अब व्हाट द थिंग विच इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द स्कोप ऑफ ऑडिट। भैया आप मैम अब ये तो बताओ ना, क्या चीज इंक्लूड नहीं होती, क्या चीज स्कोप में नहीं आती। तो बच्चा पार्टी ये ले लो ललन टॉप्स। सबसे पहले तो ये याद रखना, ऑडिटिंग करना एक इवैल्यूएशन होता है बेस्ड अपॉन द जजमेंट, बेस्ड अपॉन द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इट्स नॉट अ इन्वेस्टिगेशन। तो भैया इस इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन आया था आज से 3 साल पहले ऑडिट के अंदर, क्या क्वेश्चन आया था कि भैया ऑडिटर फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पाया तो मैनेजमेंट ने उसका गला पकड़ लिया कि तुमने क्यों नहीं पढ़ा ये। तो भैया कान के नीचे मैनेजमेंट के लगाना कि भैया हमारी पहली बात तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। दूसरी, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि तुम भैया फ्रॉड को डिटेक्ट करो। तीसरी, वी आर डूइंग द ऑडिट, हम ऑडिट कर रहे हैं। तो भैया इसके अंदर क्या है कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं कि क्या गलत हो रहा है क्या नहीं गलत हो रहा है, वो भैया तुम्हारा काम है, वो सीबीआई का काम है, वो और सारे डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ लिखा है कि भैया auditor is not expected to perform duty which falls outside the domain of competence। भैया उसके डोमेन में क्या होता है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है। ठीक है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है, और जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो रेलेवेंट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से उसको डिस्क्लोज करना है और अपना ओपिनियन देखना है। ये 3 चीजें होती है उसके स्कोप में। बट उसके बाद उसका उसका मतलब स्कोप में क्या होता है भैया, वो एक्सपर्ट नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिकेशन करे कि भैया वो ठप्पा जाली है या फ्रॉड है, सिग्नेचर जो है वो फॉल्स सिग्नेचर है या फिर उसका ओरिजिनल सिग्नेचर है। एंड थर्ड वन इज ऑफिशियल ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ये कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है जो सीबीआई ने इशू कर रखे कि नहीं भैया चेक करो। अगर सीएजी अपॉइंट करेगा, सीएजी इन्वेस्टिगेशन, याद रखना सीएजी अगर इन्वेस्टिगेशन को करेगा तो उस केस में ये ट्राइब्यूनल इन्वेस्टिगेशन को मतलब फोर्स करेगा, तब जाके वो इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन आप एक ऑडिटर करा रहे हैं, इट्स ओनली अ जस्ट यू कैन से एक आपका क्या होता है कि ओपिनियन देना है, एक्सपो चेक करना है, इवेलुएट करना है। राइट, ठीक है। सो समझ में आया। तो इसके अंदर ये पॉइंट था। तो स्कोप ऑफ ऑडिट व्हाट डज इंक्लूड, इसमें लिखना क्या है मैम, तो आपको ये लिखना है कि ऑडिट इज नॉट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो भैया उसमें ऑडिटर कोई अपना ही मैन सुपर पावर बन के नहीं कर सकता कि इन्वेस्टिगेशन हर एक चीज में पूछे कब कहाँ किंतु परंतु। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैम इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट वन इज दिस, एन ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट टू ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का ऑथेंटिकेशन नहीं होता। एंड ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ये एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेना भैया, ये एग्जाम्पल थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट है। भैया क्लियर हो गया या नहीं हो गया। तो भैया अगर क्लियर हो गया तो आपको पता है आपको क्या करना है, दिस वन। ठीक है, और अच्छा लगे तो बेटा सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है, कहना बार बार अच्छा नहीं लगता लेकिन इसलिए आप भूल जाते हैं ताकि थोड़ी सी मोटिफिकेशन भी मिल जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीज है। Now this chart is very important. What falls under the scope of audit of information? तो scope of audit of information से ये क्या falls होता है, तो भैया ये आपका 4 चीजें होती हैं। ठीक है, coverage of entity expense, reliability and sufficiency, proper disclosure of the financial statement and express an opinion on the financial statement. Now the question is ma'am, what does not include the scope of? बेटा इंस्टीट्यूट है ना, हमेशा भैया आपका सबको पता है ऑडिट क्या है, बट क्या नहीं आता स्कोप में, इंस्टीट्यूट वही फोकस करता है कि आपको भैया देखना है कि क्या स्कोप में नहीं आता, क्या स्कोप में नहीं आता। तो सबसे पहले अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहला तो याद रखो मैंने स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि भैया हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाए। भैया ये वो तुम्हारी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। दूसरा, जो भैया ड्यूटीज ऑडिटर के कंपिटेंस में नहीं आती वो नहीं करेगा ऑडिटर। भैया कॉस्ट अकाउंटेंट थोड़ी ना जो कॉस्टिंग निकालने बैठ जाएगा, हाँ वो एक्सपर्ट कॉस्टिंग एक्सपर्ट से सीएमए वालों से ले सकता है इंफॉर्मेशन। तीसरा, एक्सपर्टाइज इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। सो व्हाट इज एक्सपर्टाइज, भैया जाली सिग्नेचर तो नहीं है, एंड इन्वेस्टिगेशन। तो क्वेश्चंस आपका इन चारों बेसिस पे किसी पे भी आ सकता है। अब ये जो टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना भाई, टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये भैया मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है, यस भैया समझ में आ रहा है, बढ़िया आ रहा है तो भैया कमेंट वमेंट भी कर देना कि यस मैम समझ में आ रहा है। तो चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो चलो पढ़ते हैं और मैं आपको समझाती हूँ कि इस केस स्टडी क्वेश्चन में क्या है। लालाजी भाई हैज परचेज द नंबर्स ऑफ शेयर्स इन द लिस्टेड ऑन द एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भैया लालाजी भाई ने परचेज किया किसी कंपनी के शेयर। द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी प्रोवाइड अ पिक्चर अ हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। भैया सब लोग पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं इन्वेस्टर, उसके बाद ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। भैया तो बढ़िया तरीके से उनको दे रखा था, हेल्दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी, उसके विश्वास करके उस ऑडिटेड फाइनेंशियल पे विश्वास करके भैया इन्वेस्टर ने परचेज कर लिए शेयर। ही इज एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड। Do the audited result and audit report can provide an assurance investor like in? Is the thinking of Alaji is incorrect? No. Why? Because we are only responsible to give a reasonable assurance. That is the logical case based study question. Reasonable assurance. भैया अगर कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब क्या होता है, ऑडिटर देगा, दैट्स अ स्कोप। ऑडिट रिपोर्ट में साफ साफ लफ्जों में लिखा होगा कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, बट as per the provided evidences by the management or collected evidences by me as per the accounting standard, I am only providing the reasonable assurance. If something fall beyond outside the scope of that thing, I'm not responsible and my financial statement are not responsible. Second thing, he is not the investor actually who can actually predict that उसके शेयर प्राइसेस कहाँ जाएंगे, उसके लिए भैया अलग इन्वेस्टर है। तो कल को भैया लालाजी भाई ने शेयर्स इसके बेसिस पे खरीदे हैं कि तुमने तो, ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करके बता दिया कि प्रॉफिट है, कल को तुम्हारे शेयर खरीदते हुए भैया कंपनी कंपनी लॉस में चली गई, डूब गई, तुम्हारे कदम इतने अपशगुन थे, ठीक है, तो तुम भैया ऑडिटर का गला नहीं पकड़ सकते कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, हमने तुम्हारे भरोसा किया। यू शुड डन योर ऑल इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग द शेयर प्राइसेस, रिगार्डिंग द मार्केट, वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू डू द ऑडिटेड व्हाट वी प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। दैट्स इट। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया या नहीं हो गया? ओके, सो ये दिस इज अ इन टाइप्स ऑफ बेस्ड क्वेश्चंस विच यू हैव टू डू। तो भैया यहाँ पे आपके देखो 3 तरह की अंडरस्टैंडिंग दे रखी है, एंड दैट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन इस पे फॉर्म हो सकता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो रिस्क लेके देख सकते हो, लेकिन मेरे साथ पढ़ लो, छोटी छोटी आर्ट्स की क्लासेस होती है, तो भैया तुम्हारा भला हो जाएगा। कुछ नहीं आ रहा, खाना खाते समय कुछ करते हुए जरा पढ़ लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट सेशन इसका पार्ट से थर्ड भी आएगा जिसमें मैं इनहेरेंट लिमिटेशंस पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो जब तक के लिए भैया क्या, तो थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक क्लास देखे तो बढ़िया चीज है। पार्ट 3 में इसका जल्दी अपलोड करूंगी, तो पार्ट 2 हमने देख लिया, पार्ट 3 जरूर देख लेना। तो मेरे साथ स्टडी मटेरियल की दौड़ करो, ठीक है। तो भैया हम लोग जीत की दहाड़ मारेंगे, तो जो अभी हम लोग भीगी बिल्ली बन रहे हैं, तो वी आर जस्ट गोइंग फॉर द जीत की दहाड़। तो ऑल द बेस्ट, और डोंट फॉलो टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओके, विशेस यू गुड लक।